हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। ये चैप्टर इंडिया के सेंस में इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज भारत में जो मेन रिसोर्स है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स दैट बिकम्स दैट मच इम्पोर्टेंट। स्किल्ड और अनस्किल्ड मिलाकर के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इंडिया के पास है, और यही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है और यही इंडिया की एक तरीके से सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि इतनी ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन को कैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट दिला पाएंगे या उनका कैसे यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the most labor absorbing sector of the Indian economy? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का है? आंसर होगा वो क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसमें मेन कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में मेन एक्टिविटीज आती हैं एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो these are the activities of primary sector and they entail most labor absorbing। खेतों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पर्सनल्स की, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं वो अभी भी उतने एडवांस नहीं है जितने कि अन्य कंट्रीज में हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में है? मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में है, टूरिज्म भी टर्शरी सेक्टर में है, कम्युनिकेशन भी टर्शरी सेक्टर में है, तो बचता क्या है? फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री जो है एग्रीकल्चर में नहीं आता है, एलाइड सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आता है एंड दैट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर? फिशिंग जो है वो है आपका प्राइमरी सेक्टर में, तो ये होगा नहीं। ट्रेड जो है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ये भी नहीं होगा। माइनिंग जो है ये आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब चौथा जो है हेल्थ, ये जो है टर्शरी सेक्टर में होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर? क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या है। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में से एक है, मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी सेक्टर में से एक है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एज यू कैन सी सेकेंडरी सेक्टर में कौन से आ गए? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, क्वायरिंग, ये दोनों जो है सर्विस सेक्टर में आते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, तो इसमें ह्यूमन कैपिटल में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन भी आपको देनी होगी, अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, स्किल, ताकि लेबर जो है वो स्किल्ड बने, अच्छा मेडिकल केयर हो, तो ये तीनों जो है वो जरूरी है। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द थ्री। नाउ द लिटरेसी रेट ड्यूरिंग 2010-11, द क्वेश्चन नंबर 6। 2010-11 के दौरान भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो 74% थी। 2020 में करीब करीब 80% पहुंच चुकी है एंड दिस इज वेरी गुड बिकॉज इंडिया ने कई ऐसे मेजर्स लिए हैं जिनके वजह से जो एजुकेशन है उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, एजुकेशन उस पर, और खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? इनमें से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा फेस करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप देखिए रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स के बाद जो है भारत में जनरली 2 फसलें उगाई जाती हैं, कहीं कहीं पे ज़ैद भी होती है, लेकिन उसके बावजूद 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं जब आदमी के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके पास कुछ महीनों में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जब कोई बच्चा 1 साल तक नहीं जीता है, उसकी डेथ 1 साल के होने के पहले हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस वक्त भारत ने काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर लिया है और 2020 के अनुसार भारत में अब ये जो रेशियो है वो 1000 से
नीचे आ चुका है। तो काफ़ी ये सिग्निफिकेंट सुधार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स, भारत में हर देशों में अलग अलग वैरी करती है, इंडिया में क्या है, वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स फ्रॉम पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 65 ईयर्स ऑफ एज। तो 15 साल से लेकर के 65 ईयर तक के एज के लोगों को किसमें गिना जाता है, वर्क फोर्स पॉपुलेशन में गिना जाता है। विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डज द सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसने किस एज ग्रुप के बच्चों को प्रमोट करने की बात कही थी, तो इसने 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की थी, सर्व शिक्षा अभियान। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल रिफर्स टू, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल मतलब हर 1000 मेल पे, हर 1000 पुरुषों पे कितनी फीमेल्स हैं, तो ये इसको क्या कहा जाता है, तो डेट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। भारत का जो सेक्स रेशियो है 2011 सेंसस के हिसाब से दैट इज 943 मीन्स 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, जो कि काफी कम है अगर वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज के मुकाबले देखा जाए तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डिक्रीज इन IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ अ कंट्री इज इंडिकेटर ऑफ, सबसे मेन इसका इंडिकेटर क्या है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई। तो डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब अगर शिशु मृत्यु दर में कमी होगी, इसका मतलब है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अपने आप बढ़ जाएगी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल ऑफ द पेरेंट। अब इंडिया में 2 साइकिल होती हैं, दोनों का आपको जान लेना जरूरत है। एक वर्चुअस साइकिल है और एक विशस साइकिल है। वर्चुअस साइकिल को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है और विशस साइकिल को हमेशा नेगेटिव सेंस में हमेशा समझा जाता है। तो वर्चुअस साइकिल मीन्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू एजुकेशन, ये भी ठीक है। टू प्रोवाइड गुड फूड टू देयर चिल्ड्रन, ये भी अच्छी बात है। टू जॉइन देयर चिल्ड्रन इन कॉर्पोरेट स्कूल, बेसिकली में चीज है जहां पे टू टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि ये भी और ये दोनों जो ऊपर की चीजें हैं ये डी में इंक्लूडेड है। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम क्या है, दैट इज टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 2001 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा ये लाया गया था। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, मीन्स व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PHC। तो PHC का फुल फॉर्म जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मीन्स प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। ये जो है गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने हर स्टेट में, हर गांव में, हर दूसरे गांव में मतलब चिकित्सा सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ये सुविधा उपलब्ध है। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PHC। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर होता है, जहां पे सबसे ज्यादा लेबर जो है, अब ये कहाँ होता है, सबसे ज्यादा लेबर खेती में होता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर विद द राइट आंसर। Now we come to question number 17. What is the life expectancy in India as per the census of 2000? Basically ये जहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है वहां पे सेंसस जो है वो 2001 का होना चाहिए, कभी भी 2000 नहीं होता है। 10 ईयर्स होता है तो 2001 होगा, तो अगला सेंसस 2011 होगा, और जो अभी हो रहा है वो 2021 में कंप्लीट होगा और उसके डेटा जो है उसके 1-2 साल बाद रिलीज किया जाएंगे। तो 2001 के हिसाब से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में थी वो कितनी थी, 62.5। अब यहां पे 62.5 के आसपास का कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऐसा हो तो आपको सबसे करीब का ऑप्शन देखना है, तो सबसे करीब का 62.5 मतलब क्या हो गया, 64 ईयर्स। सो योर आंसर विल बी 64 ईयर्स। नाउ टू टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज के समय में जो 2019 के एज ऑफ 2018-19
द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि जन्म के समय आपकी आयु कितनी लंबी होगी, इसकी जो प्रत्याशा, इसकी जो एक्सपेक्टेंसी है, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और ये कई चीज़ों पे निर्भर करती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, सब कुछ इस पे आते हैं। और 2018-2019 में ये भारत में बढ़कर 62.5 से 69 हो गई है। तो इवन देन इट कैन बी सेड दैट इंडिया इज लैगिंग वेरी वेरी बिहाइंड in comparison to the western advanced countries. We come to the question number 18. What is the sex ratio of India according to 2001 census? 2001 सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो सेक्स रेशियो था वो था 933 फीमेल्स पर 1000 मेल। यहाँ जो जानने वाली बात है, फीमेल्स जो होती हैं वो 1000 मेल्स पे कैलकुलेट होती हैं, जो कि इसमें यहाँ पे इस वक्त मेंशन नहीं है, तो दैट शुड बी written here. Now, if a person can't find jobs during some months of the year, which type of employment is this called? अगर कोई पर्सन कुछ सीजन्स में या कुछ महीनों में जॉब नहीं पा रहा है तो इस टाइप को किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो इसको कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि भारत में 2 फसल जनरली पूरे भारत में उगाई जाती है, रबी की और खरीफ की। कुछ जगहों पे 3 फसल भी उगाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद 2-3 महीने ऐसे बच जाते हैं जहाँ पे किसान कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो 2-3 महीने ये खाली बैठते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ करें। नाउ द पर्सन्स हु आर नॉट वर्किंग बाय देयर ओन विलिंग इज कवर्ड अंडर द पर्सन्स हु आर नॉट वर्किंग बाय देयर ओन विलिंग, मतलब जो खुद नहीं काम करना चाहते हैं वो किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के तहत आएंगे? तो ना वो सीजनल है, ना डिस्गाइज्ड है, ना एजुकेटेड है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी नन ऑफ द अबव। नाउ वेयर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये हर जगह पाई जा सकती है। जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, जो उनमें कुछ दिनों में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से हायरिंग ज़्यादा होती है, कुछ दिनों में नहीं ज़रूरत होती है तो उनको निकाल दिया जाता है या होल्ड पे डाल दिया जाता है। तो ये भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक वो है। और इसके अलावा खेती का हमने आपको उदाहरण बताया था, तो जो इसका उदाहरण होगा बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। नाउ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। जब क्वालिटी की बात आती है तो मतलब स्किल्ड, तो स्किल्स कैसे डेवलप होंगे? लिटरेसी अगर हाई होगी तो होंगे, हेल्थ होनी चाहिए अच्छी, बढ़िया से एजुकेशन होना चाहिए, मतलब स्किल उनको इम्पार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ विच वन फ्रॉम द अबव इज द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? अब इसमें से कौन सी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है? फॉरेस्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो जाती है। तो द आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल से कम के बच्चे की अगर मृत्यु हो जाए, बच्चा 1 साल की जो आयु है वो नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो या IMR भी बोलते हैं। तो दिस इज द ऑप्शन राइट विल बी 1 ईयर। नाउ द स्कीम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज इज। रूरल एरिया के जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो कई कारणों से नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो सरकार ने उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई और उसको बोलते हैं नवोदय विद्यालय में, जहाँ पे उनको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे सारी सुविधाएं, वहाँ पे उनको हॉस्टल उपलब्ध कराया जाता है, भोजन उपलब्ध कराया जाता है, और वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, नवोदय विद्यालय। ये स्कीम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत पहले से अब इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन साइंटिफिकली एंड टेक्निकली मैन पावर इन द वर्ल्ड? अब ये एक क्लास देखिए, यहाँ पे लिख दिया है कि साइंटिफिकली एंड टेक्निकली मैन पावर। अगर सिर्फ मैन पावर के बारे में बोला होता तो इंडिया फर्स्ट पे है, लेकिन चूंकि साइंटिफिकली और टेक्निकली मैन पावर की बात आ गई तो इंडिया 3rd नंबर पे आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर?
तो इसमें सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ, इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ मतलब अगर जीवन प्रत्याशा बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है? यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तभी अगर कोई बीमारी होती है तो जहां पहले लोग मर जाते थे वो बच भी जा रहे हैं। बेटर एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इस प्रकार सारे ऑप्शन सही हैं। ना क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसका आप पहले भी बता चुके हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था। सो फ्रेंड्स, जहां तक हमें लगता है कि ये 29 क्वेश्चंस की सहायता से आपको चैप्टर 2 जो है ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा क्लास 9th का। अगले एपिसोड में हम लोग चैप्टर 3 को लेकर के प्रस्तुत होंगे। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करेंगे कि आप लोग 3rd एपिसोड में भी हम लोग के साथ पुनः रहेंगे। टिल देन, थैंक यू and do like and subscribe our Weekend Class channel.